नमस्कार, इंडिया रियल एस्टेट गाइड में आपका एक बार फिर स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि शो में आजकल हम कर रहे हैं ढेर सारी चर्चाएं रियल एस्टेट के बारे में, तो हम यानी प्रॉपर्टीज के बारे में तो हम आपको हमेशा दिखाते ही हैं साल भर देश के अलग अलग कोने में जाके, इवन देश के बाहर भी जाके। लेकिन अब चूंकि मौसम चुनाव का है तो चर्चा रियल एस्टेट गाइड में भी थोड़ी सी चुनावी हो चली है, क्योंकि रियल एस्टेट का सीधा संबंध देश और राज्य की सरकारों से तो होता ही है। तो आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो ये है कि दोनों देश की दो बड़ी पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी, जिनका इन आम चुनाव में सीधा मुकाबला है, उन्होंने अपने घोषणा पत्र, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए आखिर क्या रखा है। सरकार जो भी नहीं आएगी, जिस भी पार्टी की आएगी, वो इस इंडस्ट्री के लिए क्या करने जा रही है, किस तरीके से इंडस्ट्री को फायदा होगा, यह आगे बढ़ेगी और खासतौर पे आप यानी कि ग्राहक को इसका फायदा कैसे मिलेगा। तो आज यही चर्चा हम करेंगे इंडिया रियल एस्टेट गाइड के इस खास एपिसोड में। और आज हमारे साथ दो खास मेहमान हैं इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। एसोटेक, जो कि दिल्ली नोएडा की जाने मानी रियल एस्टेट फर्म है, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर संजीव श्रीवास्तव हमारे साथ है। और साथ ही अरविंद नंदन जी, जो कि प्रॉपर्टी एक्सपर्ट है, आप उन्हें हमेशा देखते हैं प्रॉपर्टी गुरु अन्य कार्यक्रमों में, वो भी हमारे साथ है और दोनों ही राजनीति में भी अच्छी दिलचस्पी रखते हैं। तो चर्चा काफी अच्छी होने जा रही है। शुरुआत संजीव जी आपसे करता हूं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने अपने घोषणा पत्र रख दिए हैं। घोषणा पत्र पे हम आगे जाएंगे, पॉइंट वाइज सिलसिलेवार बात करेंगे, लेकिन घोषणा पत्र बना देना और उसका एग्जीक्यूशन करना, इन दोनों में बड़ा डिफरेंस है। आपको क्या लगता है कि कौन ज्यादा बेहतर और करीब पहुंचेगा अपने दिए हुए वादों पर? देखिए, पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब इलेक्शन आया तो हम लोगों ने एज ए एसोसिएशन पहली बार रियलाइज़ कराया दोनों पार्टियों को कि एक घोषणा पत्र में रियल एस्टेट के सब्जेक्ट को डालना बहुत ज़रूरी है। अलबत्ता पहले तो ये होता ही नहीं था जी। तो ये सबसे बड़ा अचीवमेंट यही हुआ कि इस बार कम से कम डाला गया। अब डालने के सब्जेक्ट में अगर आप देखें तो चूंकि कांग्रेस की सरकार यूपी रही है तो उनके पास ऑलरेडी एक ट्रैक था और हम लोगों ने जितने इंटरेक्शन किए, प्रोग्राम्स थे लाइन पे, और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का जो था वो आने वाला था। तो डेफिनेटली जो प्रॉमिस के लिए एक्साइटमेंट था वो बीजेपी के मैनिफेस्टो में ज़्यादा दिखाई दे रहा है, प्रोवाइडेड कि कांग्रेस के। और उम्मीद ये करनी चाहिए कि दोनों पार्टियों ने डाला है तो एक फेयर कंपटीशन भी हुआ कि भाई अच्छी चीज़ डाली जाए, अच्छे लाइन ऑफ एक्शन से दिया जाए। बट ये $1 मिलियन क्वेश्चन है कि कितना अच्छा एग्जीक्यूट हो पाएगा। राइट। अरविंद जी आप क्या कहेंगे, क्योंकि अच्छा दोनों पार्टियों के बीच ये जंग भी मची हुई है कि आपने हमारा कॉपी कर लिया, आपने हमारा कॉपी कर लिया। लेकिन कॉपी अलग बात है, अगर जो लिखा है उसके कितना नजदीक पहुंचते हुए दिखाई देंगे और प्रैक्टिकली कितना नजदीक होगा उसके जाना। बिल्कुल, और बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया आपसे पहले। देखिए, मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र को इस तरह से देखना चाहिए जैसे कि किसी प्रोजेक्ट के लिए प्रपोजल बनाया जाता है। प्रपोजल में आपको यह दिखाना होता है कि आप क्या करने में सक्षम हैं, जो दोनों मैनिफेस्टोज ने किया है कुछ हद तक। आप क्या करने वाले हैं और किस तरह से करने वाले हैं। मुश्किल मुझे ये दिखाई पड़ती है कि दोनों घोषणा पत्रों ने अच्छी तरह ये तो बता दिया कि वो क्या करना चाहते हैं, लेकिन पहले और तीसरे हिस्से पर बराबर फोकस नहीं आया है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो को अगर पहले लें, उनके घोषणा पत्र को पहले लें, तो उन्होंने काफी हद तक डिटेलिंग की है कि हम क्या करेंगे और कैसे करेंगे। लेकिन मेरा सबसे बड़ा प्रश्न उस पर यह है कि आप 10 साल से करीब करीब उसी तरह के प्रोग्राम पर काम कर रहे हैं और नतीजे अभी तक वांछित तरीके से नहीं मिले हैं। तो आगे क्या आप उसको इसी रास्ते पर चलते हुए डिलीवर कर देंगे, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है मेरे लिए। बीजेपी के अगर मैनिफेस्टो को देखें तो उसमें भी उन्होंने करीब करीब मिलती जुलती बातें लिखी हैं। कुछ बातें अलग जरूर हैं, सागरमाला प्रोजेक्ट की बात है या कुछ और बातें हैं, लेकिन करीब करीब तय है कि उनका भी प्लान है हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए डेवलपमेंट का। कैसे करेंगे इस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं दिखाई पड़ा है, ये मेरे लिए थोड़ी चिंता की विषय है। हालांकि मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि उनके पास वो 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है जिसके बेसिस पर हम ये आकलन कर सकें। लेकिन जिस तरह से जैसा आपने भी बताया कि कंसल्टेशन की प्रोसेस शायद ज़्यादा दिखाई पड़ती है बीजेपी में, इसलिए मेरा विश्वास थोड़ा सा ज़्यादा है उस पर कि ये हो सकेगा। इस सब के अलावा एक बात और है विपिन जी कि आपको डेवलपमेंट करने के लिए 3 बातों पर ध्यान देना है। एक तो आपके पास कोई प्लान होना चाहिए, प्लान को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे ये होना चाहिए, और खासकर हाउसिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में जो उपभोक्ता है उसके हाथ में आप क्या सक्षमता देने वाले हैं, इस पर फोकस होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा मुझे एक ऐसा एरिया लगता है जिस पर फोकस नहीं दिखाई पड़ा है। आप कैसे सक्षम बनाएंगे, क्या आप उसके हाथ में ज़्यादा से ज़्यादा इनकम ला कर देंगे? अगर हम सिर्फ ये कहते हैं कि हम 14 करोड़ या 10 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे देंगे तो ये प्लान हुआ,
लेकिन आपने किया क्या है उसके लिए, वो नहीं दिखाई पड़ा। तो इसलिए मेरी नज़र में कई जगह प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं जिस पर कि उत्तर अभी ठीक ठीक नहीं मिल रहे हैं मुझे। बिल्कुल। यहाँ पर संजीव जी, अगर दोनों ही घोषणा पत्र को देखें तो उन दोनों में एक बहुत मोटा और बड़ा पॉइंट है, 100 नए शहर, स्मार्ट सिटी या जो भी कह लें, नए शहरी क्षेत्रों को डेवलप करने की बात। तो ये 100 नए शहर क्या वास्तव में प्रैक्टिकलिटी है? कोई टाइम लाइन नहीं दी है, कब तक बना देंगे, किस तरीके के होंगे, उनमें क्या खास होगा? बस 100 नए स्मार्ट शहर बनाने की बात कही गई है। आपको लगता है कि ये चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल है? देखिए विपिन जी, अगर हम जिस तरह का हमारे यहाँ पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ है, जिस तरह का जॉब एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ है, हम पहली बार एक तरह से देखा जाए तो इसमें ना इनडायरेक्ट मैसेज क्या है कि बीजेपी ने एडमिट किया कि अर्बनाइजेशन इज अनअवॉइडेबल। कांग्रेस कहती रही है कि अर्बनाइजेशन फास्ट हो रहा है और आने वाले टाइम में इसके बगैर कोई चारा नहीं है, बट इन्होंने एडमिट किया। दूसरी बात है कि हमारे जो शहर हैं, अगर आप एग्जांपल लो पिछले 50 साल में, तो गिनती पे उंगली पे है कि हमने नए शहर बसाए हैं, 2, 3, 4। आप चंडीगढ़ देख लें, आप न्यू बॉम्बे देख लें, भुवनेश्वर माना जाता है, बहुत कम एग्जाम्पल हैं। तीसरी बात है कि वी आर एक्चुअली जो हम लोग का इंफ्रास्ट्रक्चर है प्लानिंग का, वो इतना पुअर है कि हम ना मास्टर प्लान बनाते तो शहर का है, लेकिन जो बनाने वाले लोग हैं, कैपेबल लोग हैं, जिनके पास विजन है, जिनके पास मॉडर्न साइंटिफिक मेथोडोलॉजी है, जिनके पास सर्वे करने का तरीका है, वो बिल्कुल नहीं था। सो इसलिए हमने कोई अच्छा मास्टर प्लानिंग बनाया नहीं। और वर्ल्ड वाइड अगर आप देखें तो ये मानना पड़ेगा, जैसे बहुत सारे शहर की इकोनॉमी अच्छे मास्टर प्लान से, मतलब कैपिटल सिटी हम लोग का माना जाता है कि ड्राइविंग फोर्स है, बट और जगह तो छोटे छोटे शहर भी अपने आप में फाइनेंशियल मसल पावर है, जो नेशनल इकोनॉमिक ग्रोथ में, जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये रियलाइजेशन अगर होता है तो ये आइडिया बहुत ही अच्छा है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि मजबूरी है, अगर ये नहीं होता है तो अर्बन केओस होगा, समस्या इतनी बढ़ जाएंगी कि हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मजबूरी है लेकिन नेसेसिटी भी है। राइट। तो ये यहाँ पर मजबूरी भी है, नेसेसिटी भी है कि आपको बदलाव तो लाना ही पड़ेगा। अब ये बदलाव लाने का जो कहना चाहिए कि एक इच्छा शक्ति है, वो कितनी प्रबल होगी, किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी, और क्या बदलाव हैं जो वाकई में चाहिए। ये तो मोटी बातें हुई, लेकिन अब जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो क्या वो माइन्यूट पॉइंट्स होंगे जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी होगा, वो चर्चा करेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं इंडिया रियल एस्टेट गाइड, जहां पर आज चर्चा हो रही है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों ने अपने मैनिफेस्टो में हाउसिंग के लिए, रियल एस्टेट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या क्या दिया है, और जो दिया है वो कितना प्रैक्टिकल है, और इन पार्टियों के पास कितनी इच्छा शक्ति है कि जब इनकी सरकार बनेगी नई सरकार के तौर पर तो ये उसको पूरा कर पाएंगे। काफी विस्तार से चर्चा हो रही है। हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अरविंद जी, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर आप संजीव जी की बात पे कुछ कहना चाह रहे थे ब्रेक से पहले। जी हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली अर्बनाइजेशन पे मैं बात करना चाहता था। देखिए, अर्बनाइजेशन ऐसी चीज है जिस पर दिवा स्वप्न देखने से कुछ नहीं होता। आप नए शहर रियल एस्टेट बनाकर नए शहर नहीं बना सकते। कोई भी नया शहर या अर्बनाइजेशन की प्रोसेस या ग्रोथ की प्रोसेस तब शुरू होती है जब आप कोई ग्रोथ इंजन लगाएं। और ग्रोथ इंजन ये समझना बहुत जरूरी है कि ग्रोथ इंजन, खासकर एक डेवलपिंग इकोनॉमी जो कि भारत है, वहां पर सेकेंडरी इंडस्ट्रीज सबसे बड़ा ग्रोथ इंजन हो सकता है। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज का अगर सीधा सीधा और सरल मतलब निकालें तो वो है मैन्युफैक्चरिंग। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग और लार्ज या स्मॉल या मीडियम स्केल मैन्युफैक्चरिंग के हब्स ऐसी जगह नहीं लगाएंगे जहां पर वो आसानी से लग सकते हैं, और उसके इर्द गिर्द अगर आप आबादी को बसाएं और अर्बनाइजेशन करें तो ज़्यादा आसानी से होता है। सबसे बड़ा जो इसका उदाहरण है वो ये भारत में खुद है। भारत ने आज़ादी के समय 1950 के दशक में ऐसे कई नए शहर बनाए थे, चाहे वो शिपिंग हो या स्टील इंडस्ट्री हो या कई और तरह की इंडस्ट्रीज हो। और ये इंडस्ट्रीज वहाँ लगती हैं जहाँ पर आयरन ओर होता है, जहाँ पर उनकी दूसरी रिक्वायरमेंट्स पूरी होती हैं, और उसके इर्द गिर्द शहर बसता है। तब आप इंफ्रास्ट्रक्चर ले करते हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर ले करने के बाद आप उसकी दूसरी राउंड ऑफ ग्रोथ तय करते हैं। तो अगर आप सिर्फ शहर बनाने का ध्येय लेकर चल रहे हैं तो ये करीब करीब तय है कि आप कहीं ना कहीं लड़खड़ा जाएंगे। संजीव जी, अब कुछ मुद्दे आते हैं जिनका जिक्र सीधे तौर पे नहीं है, लेकिन वो डायरेक्ट मतलब डेफिनेटली वो इम्पैक्ट करेंगे। कंज्यूमर वाली जो साइड है, आप उसे कैसे एम्पावर करेंगे? टैक्सेस की बात हो गई है, आपकी एक सरप्लस इनकम की बात हो गई, क्योंकि महंगाई काफी बढ़ रही, तो वो घर तो बन जाएंगे, शहर बन जाएंगे, लेकिन उसमें रहने की, घर खरीदने की क्षमताएं कैसे डेवलप होंगी? इस पर ये दोनों जो मैनिफेस्टो है वो चुप है।
देखिए हम एक बात एक्नॉलेज करें, हिडन सबका मैसेज क्या है कि आम आदमी को जो जॉब देना है, उसके हैंड में सरप्लस पैसे देने हैं, उसके पास इनकम होनी चाहिए। बेसिकली ये जॉब कहाँ से आएगा? और इंडिया ऑलरेडी हम लोग डिसएडवांटेज पोजीशन है बिकॉज ऑफ कॉस्ट ऑफ वेरियस थिंग्स इनपुट है, चाहे वो पावर ले लें, रॉ मटेरियल ले लें, कंपेयर टू चाइना। जबकि आज ये मौका था, वो गुजर गया, हम बस हमारे से छूट गई अगले लास्ट 5-7 साल में। तो हम लोग ये मानते हैं कि फिर भी इकोनॉमी को किक स्टार्ट देने के लिए हम लोग कहते हैं कि रियल एस्टेट अगर उसका नज़रिया बदला जाए, ये माना जाए कि हम लोग एक्नॉलेज फैक्ट है कि एग्रीकल्चर के बाद एम्प्लॉयमेंट यहाँ सबसे ज़्यादा जनरेट हो सकता है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मोर देन 300 इंडस्ट्री को डायरेक्टली रियल एस्टेट सपोर्ट करता है। सीमेंट, स्टील हम सब जानते हैं। सो मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रियल एस्टेट से आ सकता है। क्वेश्चन ये है कि अगर मैनिफेस्टो में दोनों पार्टियों ने जो लिया है, ये बुलेट बाइट कौन करे पहले? हम पहले रियल एस्टेट को मान लें और हम सैटेलाइट टाउन या शहर या रियल एस्टेट को ग्रोथ दें, डिमांड को बढ़ाएं, तो अपने आप इंडस्ट्री का सपोर्ट होता है। हम लोग का फर्म बिलीफ है कि अगर कोई सरकार 5 साल छोड़िए, 3 साल छोड़िए, केवल 2 साल इस पर फोकस करे तो इकोनॉमी का किक स्टार्ट आपको दिखाई देगा। और ये प्रूवन फैक्ट है ऑल ओवर द वर्ल्ड। दूसरी बात यह है कि डिमांड साइड में जहां से कस्टमर खरीदता है, हम लोग क्यों नहीं मान सकते कि इंटरेस्ट रेट जो आज से 10 साल पहले सस्ता था, आज अचानक महंगा क्यों हो गया? हम इन्फ्लेशन की दुहाई देते हैं, तो किसी दिन तो हमें मानना पड़ेगा कि आइदर हम इकोनॉमी को किक स्टार्ट करें, अपना जीडीपी बढ़ाएं, या हम वेट करें इन्फ्लेशन अपने आप घटेगा, अपने आप इंटरेस्ट रेट घटेगा। सो हम लोग कहते हैं वी हैव टू प्रोएक्टिव। तीसरी बात यह है कि डुप्लीकेसी ऑफ टैक्सेस बहुत है। डिस्पाइट बेस्ट ऑफ नॉलेज एंड अवेलेबिलिटी एंड प्रैक्टिस, हम लोग इस पे काम नहीं कर पाए प्रीवियस गवर्नमेंट ने। आने वाले गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि अगर एक आज बाय एंड लार्ज ना 30% के आसपास एक पर स्क्वायर फीट जो हम लोग घर बेचते हैं, उसमें टैक्स जो है वो निकल जाता है। उसमें बहुत सारा डुप्लीकेट हो रहा है। बहुत सिंपल एग्जांपल है कि जब हम कोई प्रोजेक्ट आता है तो उसको खरीदने वाला आदमी या डेवलपर पहली बार एक स्टैम्प ड्यूटी पे करता है टू रजिस्टर, और उसके बाद उस पर एक वैल्यू एडिशन होता है इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन होने के बाद इंडिविजुअल लोगों को बेचा जाता है, तो उस वैल्यू के ऊपर फिर स्टैम्प ड्यूटी पे करता है। सो बहुत ऐसे आइटम हैं, तरीके हैं जो डुप्लीकेसी की तरफ जाता है। अगर उसको रेशनलाइज किया जाए तो पहले वो ऐसा अटेम्प्ट है जिस पर एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ऐसा है, बिकॉज ये सब्जेक्ट स्टेट का है। सो ये कहना कि दोनों गवर्नमेंट की मैनिफेस्टो को है लिखा और उनके आते ही इस पर एड्रेस हो जाएगा, तो इसके लिए कंसिस्टेंस बनाने की जरूरत है कि अल्टीमेटली नेशनल इशू माना जाए। दूसरा सब्जेक्ट ये है सर कि जो टाइम डिले होता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत महंगा है। जी, डिले वाली चीज पर हम आएंगे क्योंकि यहाँ पर वक्त तो क्या छोटे से ब्रेक लेने का। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि डिले बहुत होता है, परमिशंस में बहुत ज्यादा वक्त लगता है आपको, और परमिशंस मिलने के बाद भी जो कुछ और फैक्टर्स उसमें आते हैं, उसकी वजह से कंज्यूमर को नुकसान होता है, आपकी भी कॉस्ट बढ़ती है, इंडस्ट्री के ऊपर दबाव आता है। तो आगे ये मैनिफेस्टो इंडस्ट्री को रिवाइव करने के लिए, उसकी कोर चीजों को एड्रेस करने के लिए क्या बात कर रहे हैं, उसमें कोई ऐसी बात है कि नहीं, या कहीं छुपी हुई है जो हम नहीं देख पा रहे हैं? ये चर्चा होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं इंडिया रियल एस्टेट गाइड, जहां पर आज चर्चा हो रही है कि सभी राष्ट्रीय पार्टियों के जो मैनिफेस्टो, खासतौर पे हम बात कर रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस के उन मैनिफेस्टो में रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए क्या है, इस चुनाव के बाद क्या बदल जाएगा इस इंडस्ट्री के लिए और उसका आपको फायदा कैसे मिलेगा। चर्चा जारी है। हमारे दोनों मेहमान यहां पर बने हुए हैं। संजीव जी, आप ब्रेक से पहले काफी लंबी बात हुई, उसमें आप बात कर रहे थे कि जो ये मुद्दा है और सबसे शायद बड़ी कंसर्न है इंडस्ट्री की, कि जो क्लियरेंसेज वाली बात है, चाहे वो एनवायरमेंट से लेके तमाम 30-35 कितने तरह के क्लियरेंसेज लगते हैं, उसके लिए सिंगल विंडो काफी समय से बात हो रही थी, वो जल्द से जल्द आपको मिले, करप्शन उसमें से हटे। तो ये एक बड़ा मुद्दा है जिसको ये मैनिफेस्टो कहीं एड्रेस करते हुए नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि जब तक ये इस इशू को नहीं कैटर किया जाएगा, शायद चीजें उस रफ्तार से नहीं बढ़ पाएंगी। देखिए सर, ऐसा होता है कि जब कोई प्रोजेक्ट है किसी का, तो मैं आज बोलूंगा तो लगेगा कि मैं इंडस्ट्री की तकलीफ बताने आया हूँ। आज वो इशू नहीं है। मैं ये बोलता हूँ कि जनरली स्पीकिंग दोनों पार्टी के मैनिफेस्टो में अगर ये डिटेल में होता, और नहीं है, लेकिन इनके पास मटेरियल है, इनको मालूम है कि टास्क क्या है। टास्क कुछ इस तरह का है कि जो भी अप्रूवल का प्रोसेस है, एक स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है, एक सेंट्रल के पास होता है। स्टेट का मतलब डेवलपमेंट अथॉरिटी या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। हम लोग ये कहना चाह रहे थे कि देयर आर एग्जाम्पल जहां पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलेटेड डिपार्टमेंट का जो अप्रूवल देने का तरीका है, वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो गया है और यह एहसास हुआ ही नहीं।
और हमें ये एहसास नहीं हुआ कि एक सेगमेंट ऑफ इंडस्ट्री जिसमें ये जॉब क्रिएशन का पोटेंशियल है, जो इनके किसी के लिए पार्टी के लिए मैनिफेस्टो में क्या रियलिटी में बहुत क्लोज टू द हार्ट इशू है, इकोनॉमी को किक स्टार्ट करने के लिए क्लोज टू द हार्ट इशू है, और मैन्युफैक्चरिंग करना है उसके लिए भी क्लोज टू द हार्ट इशू है। तो जब 3 मुद्दे ऐसे हैं जहां पे इनका जनरल मैनिफेस्टो के जो पॉइंट्स है उसको एड्रेस करता है, तो क्यों नहीं रियल एस्टेट के लिए उस पॉइंट को भी पकड़ा जाए कि हम अगर अप्रूवल टाइम से नहीं देंगे, जो भारत सरकार की नाक के नीचे के डिपार्टमेंट है वो क्यों नहीं काम कर सकते इस तरह से, क्यों नहीं जल्दी दे सकते? क्या वजह है कि एक डिपार्टमेंट दूसरा डिपार्टमेंट और तीसरा डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन नहीं है? क्या वजह है कि एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट में घुस जाता है? तो हम लोग का कहना है कि पहले एग्जाम्पल सेट करे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अच्छी पॉलिसी देके, बिकॉज वो टाइम भी मैं कहता हूँ आ गया है। और अगर इस जो भी गवर्नमेंट आएगी उन्होंने नहीं किया 1-2 साल में, तो ये डिसास्ट्रस परिणाम होंगे इसके। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी उन चीज़ों में, जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंट के, हम लोग कहते हैं कि जितने भी ये मास्टर प्लानिंग टाउनशिप के प्रोजेक्ट है वो मैक्रो लेवल पे एड्रेस हो जाने चाहिए इन्वायरमेंट पे, ना कि माइक्रो लेवल पे। मतलब एक घर वालों को हम बोलेंगे तुम इन्वायरमेंटल को एड्रेस करो और टाउनशिप लेवल पे नहीं होता है, तो इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री को अपने अप्रोच में मेजर चेंज लाना पड़ेगा टू एक्नॉलेज दिस फैक्ट कि डिले हो रहा है, डिले होता है तो नेशनल इकोनॉमी का लॉस है, जीडीपी को ड्रैग कर रहा है, पीछे खींच रहा है। दूसरा है एग्जाम्पल, अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे हैं लॉज, उसी को हम पकड़ के बैठे हुए हैं, चाहे वो एविएशन के रूल्स हैं, आर्कियोलॉजिकल के रूल्स हैं, डिफेंस के रूल्स हैं। आज के डेट में टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा है, हमें मालूम है कि किस लोकेशन के ऊपर प्रोजेक्ट है, उससे कितनी दूर में इन्वायरमेंटल का इशू आता है, कितनी दूर में कोई बर्ड सेंचुरी है। और अनफॉर्चुनेट से कि हमारे एक नया डिपार्टमेंट भी क्रिएट हो गया है, वो जो एडवेंचरिज्म है, चाहे आप थ्रू जुडिशरी आ रहा है, चाहे पब्लिक की तरफ से आ रहा है, हमें एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि अल्टीमेटली कंट्री से प्राइम या इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। लेट अस गिव इट जेन्युइन ट्राई कि हम क्यों रोक रहे हैं, हम क्यों तंग कर रहे हैं, हम क्यों नहीं इसको एक ठीक तरीके से देखा अप्रूवल की प्रोसेस को यहाँ पर तेज करना होगा। आप चूंकि अब इस चर्चा के कंक्लूजन की तरफ आ रहे हैं अरविंद जी, एक रेगुलेशन वाली बात काफी बड़ी है इंडस्ट्री को रेगुलाइज करने की, वो इंडस्ट्री के लिए भी अच्छा है और जनता या ग्राहकों के लिए भी अच्छा है। रियल एस्टेट रेगुलेटर की बात चली थी, हालांकि अभी नेशनल लेवल पे तो वो साकार नहीं हो पाई। आपको लगता है कि नई सरकार के एजेंडे में दोनों जो भी पार्टी आए उस पर यह बात प्रमुखता से होनी चाहिए थी? बहुत ज़रूरी है कि होनी चाहिए थी और होनी चाहिए भी अभी भी। रियल एस्टेट रेगुलेटर एक ऐसा संवेदनशील विषय बन गया है विपिन जी, हम सब जानते हैं, जिस पर उसके पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ काफ़ी ज़्यादा विवाद है कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मैंने कई फोरम्स में पार्टिसिपेट किया, कहा भी, और दोनों तरह की बातें सुनी है। मेरा अपना मत यह है कि रियल एस्टेट रेगुलेटर का होना आवश्यक है और उस दिशा में एक पॉजिटिव काम होना चाहिए। रियल एस्टेट रेगुलेटर का जो रूप हमने आज तक प्रपोजल के फॉर्म में देखा है वो शायद ड्रैकोनियन है और उस वजह से बहुत लोग घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, और मेरा ख्याल है उनका डर नाजायज़ भी नहीं है, काफ़ी हद तक उसमें सत्यता है। लेकिन रियल एस्टेट रेगुलेटर हो ही ना, ये मेरे ख्याल से एक बहुत देश को जो अनार्किक स्थिति है खासकर इस इंडस्ट्री की उसको परमिएट करती रहेगी, उसको बनाए रखेगी। रियल एस्टेट रेगुलेटर का होना जरूरी है। मैं चाहता तो ये था, जैसा संजीव जी भी कह रहे थे कि कुछ मुद्दों पर मैनिफेस्टो साइलेंट हैं, इस मुद्दे पर भी कुछ क्लैरिटी हो, कुछ डिटेल में लिखा जाए। और इसके लिए जरूरी यह है कि कंसल्टेशन की प्रोसेस आज शुरू कर दी जाए, न कि जैसा हमने पिछली सरकारों में देखा कि जब सरकारें लंबा समय बिता चुकी उसके बाद उस पर चर्चा हुई और वो चर्चा कहीं ना कहीं जाकर फिर इलेक्शन आते आते बंद हो जाती है। अगर आज ये नहीं किया गया तो ये लगभग तय है कि कोई भी सरकार आ जाए और 5 साल भी चले तो 5 साल में भी नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। संजीव जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ऐसा है, देखो रियल एस्टेट बिल जो है ना, एक टेक्निकल पोजीशन समझे, ऑलरेडी वो राज्यसभा में पेश किया जा चुका है, तो द बिल इज अलाइव। डिले हो सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि जिस साइज ऑफ बिजनेस है अपनी कंट्री का, उसमें बहुत ज़्यादा बड़े कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी अगर हम ये सब ऑब्जेक्टिव मीट करना चाहते हैं। उसके लिए पैसे बहुत लगेंगे, इसलिए फंड आएगा। अगर गवर्नमेंट अच्छी आती है, स्टेबिलिटी आती है, प्रो डेवलपमेंट होता है, तो जो बाहर पैसा है वो आना चाहेगा। तो रियल एस्टेट विल बी द बिल जो है वो सबसे बड़ा इसका ब्रांड इक्विटी होगा कि इस कंट्री के पास फंड जा रहा है जहां पे रियल एस्टेट रेगुलेटरी बिल है जो एड्रेस करता है, इंडस्ट्री को ट्रांसपेरेंसी तरफ ले जाता है, और हमारे पास प्रो एक्टिव गवर्नमेंट है, प्रो डेवलपमेंट गवर्नमेंट है। तो आई थिंक टेक्निकली बिल ऑलरेडी लोक राज्यसभा में है, स्टैंडिंग कमेटी पार्लियामेंट में पेंडिंग था, समय अभाव से शायद नहीं हो पाया, तो बिल तो आ ही जाएगा। देयर इज नथिंग व्हिच विल होल्ड, बिल आ जाएगा। देखिए डर ये है, जैसा जो लैंड एक्विजिशन बिल के साथ हुआ था
2009 में उसकी लगभग यही स्थिति जी। थी। तब लोकसभा में वो निकल चुका था, लेकिन सरकार बदल गई और उसके बाद से फिर वो अटका रहा। 2011 में जाके फिर एक्टिविटी शुरू हुई, 2013 में हमें वो बिल मिल भी गया। तो ये मुद्दा सही है। तो उम्मीद हम यही करेंगे कि ये बिल आए, और जैसा संजीव जी भी कह रहे हैं कि इससे शायद बाहर भी हमारी छवि, हमारे बिल्कुल, घर के लोगों ये एक को तो बहुत फायदा जरूरी होगा ही। पॉइंट है। आज ये चिकन एंड एग बन गया रियल एस्टेट के लिए। लोग कहते हैं कि इसमें ऑर्गेनाइज्ड और अच्छा पैसा नहीं आता क्योंकि इंडस्ट्री डिसऑर्गेनाइज्ड है, और डिसऑर्गेनाइज्ड इसलिए क्योंकि अच्छा पैसा नहीं है। तो ये दोनों बातें, अगर आप ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री पे काम करेंगे, जैसे इंश्योरेंस है, उसमें क्लीन पैसा अपने आप आएगा और कई तरह की विषमताएं हट जाएंगी। जी। बट विपिन जी, आप इलेक्शन रिजल्ट आने के बाद आप एक प्रोग्राम, मेरा निवेदन जरूर करें, जिसमें इस एजेंडे को लागू करने के लिए चर्चा हो। बिल्कुल होगा। तो बहुत सही पॉइंट। आज हमारे पास अब समय यही खत्म हो रहा है, लेकिन बड़ा अच्छा यहाँ पर पॉइंट उठाया है दोनों ही मेहमानों की कि एक जब नई सरकार बन जाएगी तब एक बार फिर हम दोबारा बैठें कि अब एजेंडा आपने दे दिया, मैनिफेस्टो आपने दे दिया, अब वक्त आ गया है कि उन सारी बातों को पूरा कीजिए और उसमें वो पॉइंट्स भी ऐड कीजिए जो प्रैक्टिकल हैं, जो वास्तव में इस इंडस्ट्री को, इस देश को आगे लेकर जाएंगे। तो इसी के साथ इस चर्चा को हम यहीं समाप्त करेंगे। संजीव जी, अरविंद जी, आपका बहुत शुक्रिया, और आपका भी शुक्रिया कि आपने हमारे साथ ये शो देखा। तो एक बार फिर हम आएंगे लौट के चुनाव के बाद इसी विषय को लेकर, लेकिन तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी इंडिया रियल एस्टेट गाइड के दूसरे एपिसोड में। नमस्कार।